अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हमारी जदून एहतशामुल हक साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप से, और इसके साथ साथ हमें आज के जो गेस्ट इस शो में ज्वाइन करने जा रहे हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें स्काइप के थ्रू आज के इस शो में ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, आज का जो इशू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, और उन्होंने काफ़ी सख्त तनकीद की है पॉलिसीज़ पर, हुकूमत की, बजट पर, कोरोना की पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने तो ये कह दिया कि जो पाकिस्तान का जो बजट है वो पाकिस्तान का है ही नहीं, वो किसी और मुल्क की का जो है वो बजट है। यकीनन उनका इशारा IMF की तरफ होगा, क्योंकि कहा यह जाता है अपोजिशन की जानिब से कि जो ये गवर्नमेंट है PTI की, ये IMF से हर चीज़ को जो है वो लेकर पॉलिसी बनाती है, चाहे वो बजट है या कुछ भी है, उनके इशारों पर चलती है। और इसको कहा भी PTI IMF जाता है। इसके साथ साथ आज का जो एक और अहम अपडेट है वो ये है कि फिर से भारत का जुल्म जो है वो जारी हो चुका है, बहुत अरसे से जारी है। और आज शुपियां के इलाके में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद भी कर दिया गया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, वहीं पर भारत इस वक्त भी सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। और दूसरी जानिब हमें देखा कि जो लद्दाख है वहां पर चीनी फौज से भी झड़प हुई है, और जिसमें खबरें सामने आ रही हैं कि एक अफसर समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। बात वहीं पर आ जाती है, जब सब कोरोना से लड़ रहे हैं तो इस वक्त जो इंडिया है वो अपने हमसाये ममालिकों से क्यों लड़ रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इतना जो इंडिया इस वक्त जो भी गेम्स खेल रहा है, इसमें कितना खतरा है जो बाकी खत्ते के ममालिक हैं उनको। इसके साथ साथ हम आज के इसी शो में कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त केसेस 1.5 लाख से तजावुज कर चुके हैं। बार बार तनकीद की जा रही है हुकूमत की पॉलिसीज पर कि लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन मईशत हमारी स्ट्रांग नहीं है। बार बार ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है हुकूमत की जानिब से भी, और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते से में भी इस्लामाबाद को भी लॉकडाउन कर दिया जाए, और लाहौर और जहां पर कराची, जहां पर ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन इलाकों को सील भी कर दिया जाएगा। एक बयान भी सामने आया वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का, जिसमें उनका कहना था कि ये जो लाहौरी हैं तो किसी और ही मखलूक के लग रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम बहुत ज्यादा जाहिल है। इस पर भी बात करेंगे कि कितना रेलिवेंट पर इस किस्म का बयान देना। एहतशाम साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगी। आज बिलावल साहब ने बजट पर खूब तनकीद भी किया, और वो कह रहे हैं बजट हमारा है ही नहीं, ये किसी और मुल्क का बजट है। तो क्या वाकई में ऐसा दुरुस्त है कि ये IMF का बजट है, खुद से PTI गवर्नमेंट ने बजट नहीं बनाया? देखिए मारिया, अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक 21 IMF के प्रोग्राम हो चुके हैं। एक प्रोग्राम पूरा हुआ है, बात मानने वाली है कि PMLN की गवर्नमेंट में पूरा हुआ है। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी इतनी शदीद तनकीद करना क्या ओपोजिशन का बनता है। देखिए, तनकीद करना उनका हक है, ऐसे मौक़ों पे तो वो ज़रूर तनकीद करते हैं, और इसी तरह से आपने देखा PMLN के लोग भी बड़ी भरपूर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बुरे तरीके से मैं मिसिंग देख रहा हूँ बहुत अरसे बाद, कि पहले ये होता था कि ओपोजिशन अपना बजट बनाती थी, अल्टरनेट चीज़ें कोई सजेशन लेके आती थी, ख़ास तौर पे अहम काम वाले काम करते थे। इस दफ़ा लगता है उन्होंने ये भी नहीं काम किया, और PMLN और पीपल्स पार्टी ने तो तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा बजट को। अब ये कहना कि जी ये IMF का बजट है, ये तो ज़ाहिर है प्लेइंग टू द गैलरीज वाली बात भी किसी हद तक हो सकती है। बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जी 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में मारिया, पिछले कम से कम 22 बरसों में हमने देखा कि कोई भी हुकूमत जो है ना अपना वक्त नहीं कर पाई, थोड़ा वक्त पूरा कर पाई। पीपल्स पार्टी की अब देखा जाए, PMLN की हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद 10 माह शायद खकान अब्बासी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब यह कि क्यों तनकीद की जा रही है। देखिए, 2 साल गुजरने के बाद, 2.5 साल गुजरने के बाद अपोजिशन का मौक़िफ़ ये होता है कि वक्त आ गया कि हुकूमत को हटाया जाए, और ये बड़ा भरपूर मौका होता है बजट के दिनों में सख्त तनकीद करना। अब 2 चीज़ें, एक चीज़ तो इत्तलात जो आ रही हैं, हम जनरल साहब से भी पूछेंगे कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि जी पीपल्स पार्टी PMLN के साथ हुकूमत का कोई मामला ऐसा तय हो गया है कि वो बजट को इतना, जिसको कहते हैं शदीद, उसको अपोज नहीं करेंगे, अल्टीमेटली बजट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक बेहतरीन मौका तो हुकूमत को टफ टाइम देने का तो डेफिनेटली है कि जी ठीक है, ख़ास तौर पे ना हालात में कि जी आप कुछ नहीं कर सके, आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, 10% ही बढ़ा देते सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये 20 से 30 अरब रुपये इस पे आना था, जरूर करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा पिछने वाला तबका
हम देखते हैं कि मुलाजमीन का ही है, उस तरफ जरूर जाना चाहिए था, और अखराजात आपने निकालने हैं तो ये भी किसी मद में इसको निकलना चाहिए था। लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि अब जिस तरीके से 3 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत को मनफी में चली गई है, दुनिया की मईशतें जो है तख्तादार पे चढ़ गई हैं, तो हमारे पास कोई इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, इस ठीक है। बजट में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, और ये जो कहा जा रहा है कि जी ये वन टाइम बजट नहीं है, इसके बाद भी मिनी बजट मिनी आएंगे, बजट तो मुझे भी खतरा है कि क्योंकि टैक्सेशन के बगैर गुजारा नहीं होगा। नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ शायद 2 माह 3 माह के बाद आपको जाना पड़े, क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल जिस तरीके से हुआ है, 3 ट्रिलियन रुपीस का जो खसारा बजट का, वो कैसे पूरा होगा। जी ठीक है। क़य्यूम साहब, आपको जानिब आऊंगी, बार बार अपोजिशन कह रही है कि ये IMF का बजट है, लेकिन जब आपकी हुकूमत रही या दीगर जो हुकूमतें आती रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, तो वो भी तो IMF के जो टफ कंडीशंस होती थी उनको रखकर बजट बनाते थे। तो इसमें कोई इतनी नई बड़ी बात तो है नहीं जो इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। या देखिए मारिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। मसला ये है ना, देखिए IMF के पास तो पाकिस्तान पहले भी जाता रहा है, लेकिन फिर IMF से छुटकारा भी हासिल करते रहे। आप ये देखें कि हमारी हुकूमत ने भी उनसे हेल्प ली और उनको सेटिस्फाई किया, लेकिन उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को ऊपर हमने सर तस्लीम खम नहीं किया। देखिए ये बात ठीक है कि अपोजिशन जो है वो मोतरज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों को उनका ये रोल है, लेकिन पॉइंट इज़ कि आपके पास कोई एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए ना। अभी अगर आपने मसलन रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट शुरू में आंखें बंद करके 5.5 ट्रिलियन रख दिया, तो सारे लोग कह रहे थे यू कांट डू इट। लोगों ने, मतलब है, जो इकोनॉमिस्ट नहीं भी थे वो भी कहते थे जी आप ये कैसे करेंगे। इन्होंने फिर रिवाइज करके टारगेट को 4.8 या 9 रख दिया ट्रिलियन। फिर वो भी नहीं हुआ तो ये वहाँ फिगर आ गई 3.9 के ऊपर, जो कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने किया हुआ था। तो ये आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। मसला ये है कि अगर इनका कोई स्टेप भी ठीक नहीं है। देखिए इन्होंने एक टीम, होता ये है मारिया कि आप जब हुकूमत में आने का सोचते हैं या आप एक पार्टी बनाते हैं, आप लीडर हैं, आप समझते हैं एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो आप अपनी मुआशत की टीम तैयार करते हैं, आप गवर्नेंस के रूल्स को सीखते हैं, फिर आप उस मईशत की जो टीम है उसके ऊपर एक ब्रॉड इकनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं और फिर उसको अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं। ये पॉलिसी आपके 5 साल के लिए होती है और आप सोचते हैं कि अगर हमें और टर्म मिल गई तो इंशाल्लाह हम ये हमारा विजन 2030 ये होगा, या 35 ये होगा। हमने 220 का 2025 का विजन एहसन इकबाल साहब ने बनाया हुआ था। इनके पास ना प्लानिंग ना टीम। जो टीम असद उमर साहब की क़यादत में इन्होंने लगाई उसको लोग रोते रहे, बताते रहे कि ये टीम आपकी डिलीवर नहीं करेगी। 9 महीने तक इन्होंने नहीं माना, उसको हटा दिया। इसके बाद शबरजादी साहब लोग आए, वो चले गए। आप इनकी गवर्नेंस के इश्यूज देखें, आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज, ये वो। तो मैं ये कहता हूं कि जब बुनियाद ही कोई नहीं है तो परेशानी की बात तो वो है। हमको ये नहीं कहना चाहते कि 2.5 साल गुजर गए तो इस हुकूमत को अभी बदल जाना चाहिए। ऑनेस्टली ये मुल्क के मफाद में नहीं होता कि हुकूमतें थोड़े थोड़े अरसे बाद बदलें। हम चाहते हैं ये आगे चले, ये आगे चले। एहतशाम साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के पास विजन नहीं है। हम लोग तो 2025 तक का विजन बनाकर बैठे हुए, इनके पास तो विजन ही नहीं है। कोई बुनियाद होनी चाहिए जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो। देखिए एक बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जिस साहब की कि टीम नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि स्टीव जॉब जो एप्पल वाला था, दुनिया से चला गया गालिबन 50 साल की उम्र में। उससे एक दफ़ा पूछा गया था जनरल साहब कि आप कोई बताएंगे, आप अपनी कोई तख्लीक या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप बहुत ज़्यादा फ़र्क करेंगे। तो उन्होंने इसका जवाब सोचे बगैर दिया था कि मेरी पर्सनल कोई अचीवमेंट नहीं है, मेरे पास एक बड़ी भरपूर एक टीम थी, एक बड़ा कलेक्टिव एफर्ट था, और मैं अपनी टीम जो मैंने बनाई थी उसने मेरा सारा काम करके दिया मुझे। उन्होंने हर बात अपनी टीम पे लेके चले गए। देखिए इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी अपनी टीम पे गए। आज मारिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे जो तनकीद हो रही है वो यही है कि इनकी टीम ठीक नहीं है, या कम से कम ये कहा जाता है कि जी पीटीआई के लोग इलेक्टेड लोग नहीं है, नॉन इलेक्टेड लोग हैं। 20 लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं इलेक्टेड लोग। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी है। फिर बहुत से हवालों से तनकीद होती चली जा रही है। अब देखें पेट्रोल इतना वाफर पे मौजूद है, 3 दिन का वादा किया गया था पेट्रोल की कीमतें वापस ना, वो पेट्रोल दिया जाएगा। अद्वियात का बड़ा सीरियस मसला हुआ है, उस पर बात नहीं हो रही। कोरोना के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं। तो ये गवर्नेंस का तो जनरल साहब की बात सही है, बड़ा सीरियस इशू है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर आपसे जनरल साहब आपसे पूछूं कि ये जो IMF के हवाले से की बात है, आपको याद होगा कि जब आपकी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब चले गए थे, शायद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस के एडवाइजर थे, उन्होंने उनका वो रिकॉर्ड पे है, उन्होंने बात 2-3 दफा की थी कि भाई हमने तो जिस वक्त आए थे उस वक्त ही प्लान बना के दे दिया था कि हमने IMF के पास जाना है। 10 माह पहले उन्होंने कह दिया था। एक नुक्ता नजर ये कहा जाता है कि जी इन्होंने डिले किया, मेरे ख्याल में भी असद उमर साहब ने जो डिले किया इसका नुकसान हुआ हमें IMF के पास जाने का, और IMF की सख्त शराइत हमें लेनी पड़ी। लेकिन ये तो तय था जनरल साहब के, PMLN की हुकूमत भी तैयार थी उनके पास जाने के लिए। ये कह देना कि जी कशकोल तोड़ दिया था, ये मुशर्रफ साहब के जमाने में बड़ा दावा किया था, वो किसी हद तक ठीक ही था शौकत अजीज साहब के हमने कशकोल तोड़ दिया है। उसके बाद तो उनकी हुकूमत ही 5 साल हो गए थे, खत्म हो गई थी, लेकिन 12 लोग प्रोग्राम में नहीं गए थे। अब सवाल तो जनरल साहब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो PML का या PTI का या पीपल्स पार्टी का सवाल नहीं है, जो मईशत का हाल हो चुका था, कई हवालों से तो सियासी बयानबाजी भी होती है, कई हवालों से मेरा ख्याल है PTI का ये कहना बनता भी है, ठीक भी बनता है कि जो मईशत खराब हो चुकी थी उस हवाले से जाना बड़ा जरूरी हो गया था IMF के पास। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या देर करना तो चले समझ आती है, लेकिन ना जाना भी कोई ऑप्शन था हमारे पास? जी जनरल साहब। जी देखें एहतिशाम भाई, आप तो इकानमी को बहुत अच्छा समझते हैं। IMF जैसे अदारे जो है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अदारे, इनके पास तो कंट्रीज जाती हैं ना, ये एक सिस्टम है और जाने में कोई हर्ज नहीं है, और ये जाना उस वक्त बनता था, मैं ये कहता हूँ, बल्कि इन्होंने लेट किया। पॉइंट ये है कि आपको अपनी सिचुएशन पे कंट्रोल होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि IMF के पास ना जाना पड़े। लेकिन अगर हालात ऐसे आते हैं जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन आ गई है, या इससे पैसे आपको फ्लड्स की वजह से, या मुल्क के अंदर कोई और अर्थक्वेक की कोई आफत आ गई है, किसी लिहाज से भी कंट्री के अंदर हुकूमतें जल्दी जल्दी बदली हैं जिसकी वजह से, या कोई नालायक दरमियान में ऐसी टीम आ गई है जो नहीं कर सकी, तो IMF के पास जाना। लेकिन इट शुड बी ए कैलकुलेटेड मूव। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमने ये जाना है, ये चीज़ें लेनी है, उनसे वो वादे करें जो आप निभा सकते हैं, और फिर आप एक एग्जिट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। इतने टाइम में हम आगे जाएंगे और ये करेंगे। देखिए, अगर आप रिएक्टिव हैं, डे टू डे बेसिस के ऊपर आप आगे चलते हैं, आपका कोई विजन नहीं है, आपको ये पता नहीं है कोई। मैं अगले दिन सेनेट में भी बात, जब मैं बजट की तकरीर कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि आपकी ब्रॉड इकोनॉमिक एक विजन है, उसका एक हिस्सा है बजट, जो कि आपकी फिस्कल पॉलिसी की एक शिक है, ये जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि साल में कितना मैं रेवेन्यू इकट्ठा करूंगा और इसको मैं कैसे एक्सपेंडिचर करूंगा, और मैं चीज़ों को जहां वीक हूं बढ़ाऊंगा कैसे। सिर्फ पैसे की जिगरी पोखरी नहीं, आपने ग्रोथ रिलेटेड एफर्ट करनी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री के अंदर, सर्विसेज के अंदर आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन पे कैसे कंट्रोल करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो IMF से आपका इन दी लॉन्ग रन छुटकारा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ आपके सवाल का जो प्रिसाइज आंसर है कि इनको फौरी तौर के ऊपर जाना चाहिए था, इन्होंने डिले किया, और उस डिले से पहले शायद उनके साथ इन्होंने मिली भगत कर ली कि आपको बुलाने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों की कीमतें ये ऊपर ले गए, और फिर वो आए और उन्होंने मनमानी की, फिर उन्हीं के बंदे लगा दिए। ये बजट, दैट इज वाई इट इज बाय द IMF फॉर द IMF एज पीपल आर सेइंग, और ये आपके सामने है कि उन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं, उन्हीं के लोग बाहर से डिक्टेट कर रहे हैं। डिले तो होना ही था, क्योंकि वजीर आजम जो अभी के हैं इमरान खान, उनका तो ये कहना था उस वक्त कि हम ना कर्जा लेंगे, और अगर हमने कर्जा लिया और अगर हम IMF के पास गए तो मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, तो फिर डिले तो होना ही था। देखिए मारिया, इनडिसाइसिव होना तो जो है ना, ये ज़हर कातिल हमारे लिए साबित हुआ है कि जितनी हमने देर की है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, थोड़ा नुकसान नहीं हुआ। बार बार यही बात आती है कि कड़ी शराइत हमें IMF की माननी पड़ी, और प्रोसेस में क्या हुआ आपने देखा कि हमारा डॉलर रूपी पैरिटी कहाँ से कहाँ चली गई थी। फिर जिस तरीके से IMF ने शराइत रखी कि जी आप अपने इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ले जाएं 13.25% पे, उसने तो तबाही फेर के रख दी थी। देखें, अब IMF का एजेंडा, रोज़ यही बात होती है जनरल साहब, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनका एजेंडा एक बैंक के तौर पे वो काम करते हैं कि आप कर्जा लेते हैं वापस कैसे करेंगे। हमेशा उन्होंने ग्रोथ को कहा जी आप भूलें, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाएं,
उन्हें कोई परवाह नहीं कि जॉब होते या नहीं होते, वो ये देखते हैं कि जी इतने पैसे ये टैक्स लगा के हासिल करें कि जो हमें वापस कर सके बमासूद। अगरचे आधा परसेंट 1% से ज्यादा IMF का कर्जा नहीं होता। IMF वाहिद अदारा है दुनिया का जो डायरेक्ट कैश पैसा आपको देता है, स्टिमुलेट करता है अपनी इकोनॉमी में डॉलर देने के बाद। अब यही रही बात ये कि जी IMF के पास हम गए, IMF के पास जाने का जो हमें नुकसान हुआ वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इस हद तक है कि कड़ी शराइत माननी पड़ी। दूसरा ये कि IMF ने जो कहा कि जी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑस्टेरिटी की तरफ जाना पड़ेगा और आपको जो टैक्सेस जो है लगाने पड़ेंगे, ये तो कोरोना की वजह से हुआ कि उनको हाथ थोड़ा रखना पड़ा। अदरवाइज वो तो तुले हुए थे कि आप टैक्स लगाएं और 900 रुपए के टैक्स लगाने की बात तय हो चुकी थी, क्योंकि जो हमें नजर आ रहा था शॉर्टफॉल वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। अब ठीक है। सवाल तो अच्छा बड़ा एहतशाम साहब, ये भी बताइएगा क्या ये कितना दुरुस्त होगा कि हम आज जो पाकिस्तान की मईशत जिस स्टेज पर खड़ी है उस सब के जिम्मेदार अगर हम IMF को ठहरा दे कि IMF की टफ कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है? देखिए, ये कहना बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। कुछ शराइत जो है, असल बात यह है कि हमने अपनी होम ग्रोन कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। ठीक है। हमने आज तक हमने देखा हर हुकूमत ने, पंजाबी कहते हैं डंग टपाऊ सिस्टम, पैसा आपसे लिया मुझसे लिया मैनेज किया चले गए। और हर हुकूमत माजत के साथ जनरल साहब यही करती रही है कि वो अपना वक्त निकाल के जाती रही है। उन्हें कोई परवाह नहीं कि जितने कर्जे लिए क्या होगा। अभी देखें बार बार सवाल जो आता है, 5,000 रुपया का कर्जा था, 6,000 का कर्जा लिया था अपना क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, 10,500 रुपए का 8,500 के करीब आप लोगों ने कर्जा लिया। अब PMLN की गवर्नमेंट ने इनका जो 11,500 रुपए से ज्यादा कर्जा हो गया है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि बाई 2023 वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कर्जा 45,000 अरब हो चुका होगा। तो ये जो कर्जे लेने वाली बात है वो तो हुकूमतों को एक बेहतरीन एक चीज मिल गई है कि जी ठीक है कर्जा ले लें और मामलात अपने चलाएं। इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। अब असल बात यह है कि इस बजट में जो इनोवेशन होनी चाहिए थी, जो बार बार जो मैं कहता हूं जो फोकस होना चाहिए, तो वो अभी भी नजर नहीं आ रहा। रिफॉर्म नहीं है, एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म कैसे होगा? आज भी 2 ट्रिलियन रुपीस का गर्दिशी कर्जा आपके पास, स्टेट सेक्टर आपका बैठा हुआ है 2300 अरब रुपया, उसका सालाना उसका हेमरेजिंग उसकी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रही। वो मामला कैसे चलाए जाएंगे? सिर्फ स्टील मिल के लिए 70 करोड़ रुपये आप देते रहे हर माह, तो इस पे एनर्जी सेक्टर पे रिफॉर्म नहीं हुई। फिर सबसे बड़ी बात है जनरल साहब, जो माजत के साथ आपकी हुकूमत ने किसी ने जुर्रत नहीं की, वो है कि पाकिस्तान का टैक्स बेस को कैसे वाइडन करना है, सर्विसेज सेक्टर को ब्रॉडन करने वाली बात है। आज भी आप देख लें बेशुमार सेक्टर के लोग हैं, चाहे वकील हैं, चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन जो बहुत तनख्वाह देने वाले हमारे साफी भाई हैं, वो टैक्स नहीं उस तरह दे रहे होते। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं किया गया। ये जो एक 12,000 एकड़ जमीन वाली बात कर दी गई कि 12,000 एकड़ के ऊपर टैक्स लगेगा, तो हमारे बड़े लैंडेड जेंट्री है जनरल साहब, उन्होंने क्या किया आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो 80% ऐवानों में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बेशुमार नीचे हारी जो लोग हैं उनके नाम अपनी जमीनें कर दी 12-12 एकड़। नतीजा ये है कि 12 से ऊपर जो भी जमीन थी उनसे कागजात लेके अपनी जेब में रखते हैं, जब बेचनी होती है साइन करवाते हैं, आगे चले जाते हैं। अब ये जरूरत इस बात की है, मैंने पहले भी कहा था, लेट डॉक्टर महबूब मरूम कहा करते थे आज से 35-40 साल पहले कि 600 अरब रुपया लैंडेड जेंट्री कमाती है हर साल, और लेकिन 10 अरब रुपया जो है ना वो टैक्स नहीं देती। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि एग्रीकल्चर इनकम जो आज भी हमारी 22% हमारी GDP का, उसको टैक्स किया जाए। और माजत के साथ जो थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है वो 2 सेक्टर में हुआ है इस हुकूमत में। एक तो ये आपने देखा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आपने देखा वो 16 से 3 बिलियन डॉलर तक आ गया। दूसरा हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो 4.5% रखी गई थी वो 2.2% हुई है। सिर्फ ये 2 सेक्टर है जिन्होंने परफॉर्म किया, थोड़ा किया, बाकियों ने कुछ नहीं किया। तो वक्त आ गया कि हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसी लेके आए, रिफॉर्म करे। अब FDR को रिफॉर्म करना सबसे बड़ा काम है हमारी, उसकी लीकेजेस खत्म होनी चाहिए, वहां पे करप्शन खत्म होनी चाहिए। बार बार बात आती है 20 लाख लोग टैक्स देते हैं 22 करोड़ की आबादी में, इसको वाइडन करें, फिर टैक्सों की तादाद कम करें और फिर मेक श्योर करें कि जो टैक्स लेना हर सूरत में जरूरी हो, ताकि हम बाहर से कर्जा मांगना छोड़ दें। जी मारिया। ठीक है एहतशाम साहब, ये बात तो होगी ना कि इकोनॉमी को किस तरह से चलाना है, लेकिन हमने एक और चीज देखी है। क़य्यूम साहब आपको जाने पाऊंगी, ठीक है आप तनकीद करना आपका हक बनता है, लेकिन रोज कभी प्ले कार्ड उठा कर आ जाना, कभी लड़ाई करना, तो इस मौके पर तो वैसे भी नून लीग नहीं चलती है। वो तो कहते हैं बड़ा तरीके से और पॉलिसी वाइज काम होना चाहिए। फिर आज भी जिस तरह मुराद सईद साहब कौमी असम्बली में जब खिताब कर रहे थे तो उनको भी काफी रोका गया, एक लड़ाई हमने देखी कौमी असम्बली में। तो इस तरह का बिहेवियर चूंकि नून लीग इससे अवॉइड करती है, तो फिर अब क्यों आप इस तरह के बिहेवियर पर आना शुरू हो चुके हैं?
देखें मारिया, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा इकानमी पे एक मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन और करना चाहूँ। देखें, एहतियाम भाई ने ये कहा ना कि रेवेन्यू को हमें भी और बेस को बढ़ाना चाहिए था। ये बात ठीक है, हर हुकूमत को रेवेन्यू की बेस, चूँकि पाकिस्तान में लोग टैक्स जो है टैक्स बेस वो नैरोवेयर करनी, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब हमने पीपीपी से लिया तो 1900 बिलियन रुपीस कलेक्ट होते थे, और जब हमने छोड़ा तो हमने उसको डबल 5 सालों में 3800 एंड रफली 52 बिलियन रुपीस, तो 100% इसको 5 सालों में ऊपर गया। नंबर 2, जो एहतियाम भी समझते हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, ये 16 अरब डॉलर से अगर 3 पे लेके आए हैं, तो देखना ये है कि कट कहाँ से किया है इन्होंने। अगर वो रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट के आइटम्स के लिए था, अगर उसको वो नहीं आने दिया, अगर मशीनों को और प्लांट को नहीं आने दिया जो सी पैक और बाकी के चाहेंगे, तो आपकी इकानमी चौक हुई है। दैट इज द रीजन कि इकानमी आपकी 315 बिलियन डॉलर से कॉन्ट्रैक्ट होके 264 बिलियन डॉलर पे आ गई है। तो आप ये ब्रॉड पॉलिसीज बनानी जो हैं, और इस सारी चीज़ों को, और जो नहीं हुआ इसलिए वो कहते हैं ना, मेरे ख्याल है फराज साहब का ये शेर है कि ये क्या के रास्ते सुनसा हो गए सारे, ना राबर नजर आए हैं ना काफिला देखो। देखिए, ऊपर टॉप पे बंदा विजनरी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो मैकेनिकल इंजीनियर हो या पीएचडी उसने की हो एनर्जी में। नवाज शरीफ साहब काम कर रहे थे तो वो कोई इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ तो नहीं थे कि उन्होंने ये आपके दहशतगर्दी पे कंट्रोल हुआ, ना ही वो एनर्जी में पीएचडी की हुई थी कि उन्होंने लोड शेडिंग आपकी खत्म कर दी। ये एक लीडरशिप टीम बनाता है, और बड़ा एहतियाम ने बिल्कुल ठीक कहा, जो बड़ा लीडर होता है वो विजन भी देता है, चलाता भी है, लेकिन क्रेडिट टीम को देता है और टीम अच्छी सिलेक्ट करता है। जब ये सेकंड वर्ल्ड वार एहतियाम जीत गए बरतानिया वाले, तो विंस्टन चर्चिल को लोगों ने मुबारकें दी कि आप तो सेकंड वर्ल्ड वार में जीत गए। उन्होंने कहा, नो, इट इज द नेशन दैट हैज द लायंस हार्ट, आई वॉज ओनली लकी टू बी देयर टू गिव ए रोर, कि ये कौम है जिसका बड़ा शेर दिल था, मैं तो उधर पहुंच गया सिर्फ बड़क मारने के लिए। लेकिन वो लीडर आगे कंटते हैं। लीडर अगर विजनरी ना हो, उसके एक कान में जो डालेगा वो उधर दूसरे को ले आएगा, दूसरे को, टीम को निकाल दो, टीम को रख दो, बंदा आईजी आएगा, आईजी निकल जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हटा दो, चीफ सेक्रेटरी ले आओ, फलाने ने ये तो अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, ये योर ओन पॉलिटिकल विल एंड डिटर्मिनेशन that will take the country forward। और उस पे हम आपका जो दूसरा मारिया, आप एहतशाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जलसा बोलिए बात। जी मैं ये कह रहा सिर्फ एक जुमला के जी, मैं सिर्फ अभी ये इतना बड़ा लीडर था, जंग जीत गया, लेकिन इलेक्शन हार गया था। जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कहते हैं, इलेक्शन हार गया था, लेकिन देखिए उसने मुल्क को बचाया। यानी लंदन आपका तकरीबन तबाह हो गया था, और उसने कहा था घबराओ नहीं, अगर आपकी अदालतें और इंसाफ का निज़ाम ठीक है तो चीज़ें ठीक चलेंगी। यहाँ तो आपने देखा कि इंसाफ के निज़ाम में भी विक्टिमाइजेशन हो गई। अभी दूसरी बात जो हमारी आपने की है ना, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, अच्छा माहौल होना चाहिए, हमें बात सुननी चाहिए एक दूसरे की, पार्लियामेंटेरियंस को एक अपना एक नाम्स और एक डिसिप्लिन में चलना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है ये हमेशा अपोजिशन की तरफ से होती है। आप मुराद सईद साहब की तकरीरें, आप चौहान साहब की तकारीर सुन लें, आप ये इनके अनइलेक्टेड एडवाइजर्स आपके पलंदे लेके टीवी पे बैठ जाते हैं, और वो किसी आम आदमी का करैक्टर असैसिनेशन नहीं करते। वो प्राइम मिनिस्टर के बाद पार्लियामेंट में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, शहबाज शरीफ साहब या लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसका जनाब उड़ा के, भाई आपके पास अदालतें हैं, आपके पास सबूत हैं, उनको ले जाएं, उनको चलने दें, और आप अपने तौर के ऊपर एग्जेक्टिव अलग ले, आपके जस्टिस का निज़ाम है वो उनको करें। लेकिन जब आप आके उनके करैक्टर असैसिनेशन टीवी पे आके करेंगे तो क्या उससे माहौल बेहतर होगा? इवन देन हमारी पार्टियां तैयार हैं तावन करने के लिए, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर तो हाथ मिलाना तो दूर की बात है। ठीक है, बात ही ठीक है, नहीं कि आप लोग तावन आ रहे हैं, अब देखना ये कौन कौन तावन के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम जो भारत की जानिब से जुल्म सितम जारी है उस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हमने देखा कि काफ़ी टाइम से इंडिया हमेशा कभी ना कभी हर थोड़े टाइम बाद हमला कर रहा है कश्मीर पर, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने फिर देखा, फिर ऐसा हमें देखने को मिला, बच्चों पर जुल्म हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? आज जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो यहाँ पर इंडिया बैठकर इस किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहा है। अरे मैं ब्रीफ से कमेंट करूंगा इस पे, तो जनरल कुयूम साहब बहुत बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, जंगें लड़ी भी हैं और बहुत सब कुछ देखा है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। अब देखें, सवाल यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत एट ए टाइम क्यों टेक ऑन कर रही है। आप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ भी, चाइना के खिलाफ भी, और इवन नेपाल के खिलाफ भी। नेपाल ने भी पहली दफ़ा आंखें दिखाई हैं और उनका कब्जा कुछ जगहों पर उन्होंने भी कब्जा किया है। अब देखें, बड़े दिनों से ये लद्दाख सेक्टर में जो कुछ हो रहा था, जो इंडिया और चाइना का मुतनाज़ा बॉर्डर है, उस पर उन्होंने सड़कें बनानी शुरू की हुई थी इंडिया वालों ने, और फिर साथ साथ एयरपोर्ट भी बना रहे थे। उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग भी दी, उन्होंने कहा भी, 2-4 दफ़ा इनकी मुलाकातें भी हुई लेकिन बात तय ना हुई। और कहा जाता है कि इस इशू पे जो लास्ट मुलाकात प्रेसिडेंट शी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई थी, वहाँ पे भी बातें हुई थी, लेकिन इसको मोदी ने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद आपने देखे कि चाइना ने 1962 में जो मार लगाई थी, आज भी वो कहते हैं कि भूलते नहीं हिंदुस्तानी, फिर रो पीट के सारा सामान भी उनको वापस किया था। अब सवाल ये है कि ये प्रोवोकेशन क्यों है, ये अनप्रोवोक किस्म की जो आप देख लें, आए दिन हमारे पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो फायरिंग होती है, मासूम निहत्थे लोगों को मारा जाता है, शहीद किया जाता है। हम तो ये कर नहीं सकते कि कश्मीर की दूसरी तरफ जो है ना मुसलमान है वो भी कश्मीरी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। देखिए, मसला क्या है कि जिस तरीके से मीडिया ने हाइप वहाँ पे क्रिएट की है, जिस तरीके से मीडिया उनका, जिस तरीके से इस वक्त नाजायज़ तौर पे हुकूमत की हमायत कर रहा है, नाजायज़ तौर पे वो मीडिया हाइप दे रहा है कि जी हिंदुस्तान जो है ना इस पोजीशन में है कि वो चाइना की मार लगा सकता है, लेकिन उलट आपने देखा क्या हुआ, जो एक मुश्किल हालात से उनको पाला पड़ा। आज पहली दफ़ा हिंदुस्तान में आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि हमने क्या सुसाइडल पाथ पे हम चले गए। देखें, हिंदुस्तान का 70 से 80% कहा जाता है डिफेंस इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो चुका है। फिर मोरल उनके, आप देखें, आए दिन खुदकुशियाँ फौज में लोग कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? एक तरफ चाइना के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, पुलवामा के बाद उन्होंने किया था, बालाकोट में नाकामी हुई। आपने देखा 27 फरवरी को बड़ा भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया, 2 जहाज गिराए, फिर उनका एक पायलट पकड़ा, उसको वापस किया गया गैर सकाली के तौर पर। अब देखें, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ISI में, जिसमें जॉइंट चेयरमैन स्टाफ कमेटी वो थे और तीनों सर्विसेज चीफ थे। ये कहा जाता है कि ISI ने वहाँ बड़ी भरपूर ब्रीफिंग दी और इतलात यही है कि इस मसले के ऊपर भी गौर किया गया कि हिंदुस्तान जो एक एग्रेसिव डिज़ाइन रखता है, इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। अलहमदा जनरल साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा बताएंगे। तो जनरल साहब, मैं अगर आपसे डायरेक्ट इसी पर आ जाऊँ कि हिंदुस्तान का इस वक्त मकसद क्या हो सकता है। ये मुसलसल सारी दुनिया, जिस तरह हमारी बात करी थी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब मुश्किल हालात से गुजर रही है। हिंदुस्तान बार बार चाइना, पाकिस्तान, नेपाल के खिलाफ जिस तरीके से एक जंगी माहौल पैदा किया हुआ है, मुल्क के अंदर उनके एक लॉबी जंगी माहौल वाली बैठी है, हिंदुत्ववाद वाले बैठे हुए हैं। आपके ख्याल में ये क्या अचीव करना चाहते हैं इस वक्त मोदी सरकार? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ पॉलिसी अभी है ना इंडिया की तरफ से, ये हिंदुस्तान के अवाम की या हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं है। ये एक मोदी का एक जो टोला है हिंदुत्व का, ये उनकी पॉलिसी है जो कि कन्फ्रंटेशन की भी पॉलिसी है हर नेबर के साथ, और उसकी वजूहात हैं। वजूहात यही हैं कि इन्होंने मुल्क के अंदर एक कास्ट सिस्टम में एक हकारत पैदा की है। इन्होंने एक माइनॉरिटीज़ के और ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसको इवन कांग्रेस जो इनके मुकाबले की पार्टी है उसने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। मैंने उनके टीवी कई दफ़ा सुने हैं, उन्होंने कहा जी हर चीज़ पे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आपके अपने मसाइल हैं। कोई 1.5 दर्जन की इंसर्जेंसी की मूवमेंट्स हैं और बड़ी बड़ी सीरियस हैं। कोरोना का अलग मसला है, इकानमी नीचे रिसेशन में जा रही है, मोइस्ट हैं, नेक्सलाइट्स हैं, आपने खुदकुशियों की बात की है, फ़ौज का मुराल डाउन है, इनके राशन के मसाइल हैं, और उनका आपने जैसे कहा इक्विपमेंट ऑब्सोलीट है। तो लोगों को तवज्जो हटाने के लिए ये इनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ भी खटका लगा रहे और अभी चीन के साथ भी, और ये एक फ्लॉड पॉलिसी है। आप ये देखेंगे कि इन दी लॉन्ग रन जब मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो वो ये कहेगा कि मोदी ने
ये सारा काम सिर्फ अपनी इक़्तिदार की मजबूती के लिए और दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान की बोगी को खड़ा किया, जबकि टाइम एंड अगेन पाकिस्तान ने यह कहा कि हम दोस्ती चाहते हैं, हमारा ऑफेंसिव कोई डिज़ाइन नहीं है, हम यूएनओ के चार्टर पे चलना चाहते हैं, हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कहने के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑनेस्टी और फेयर प्ले को लेके आएंगे। लेकिन यस, हम अगेन हमारे फाउंडिंग फादर ने कहा था कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े हैं, तो हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारा आपके साथ यही है कि उनको हल किया जाए। लेकिन मोदी हो या ये हिंदुत्व की ये टिपिकल जो हकारत के पे मबनी पॉलिसी है, उसका तो मुद्दा ये है कि हेजिमोनिक डिज़ाइन पूरे साउथ एशिया में, ये जब कहते हैं ना वो चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम, यानी आज से 2300 साल पहले उनका जो चलाकिया था, उनका एक प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था अखंड भारत, और दैट मेंट के स्ट्रेट ऑफ मलाका से लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और ऊपर सारी सार्क की प्रेजेंट रियासतों का एक मुल्क होना चाहिए। आज जो हिंदुत्व की ये फिलॉसफी है वो अखंड भारत की फिलॉसफी है। दैट इज द रीजन कि छोटे मुल्कों को यूएनओ कहती है चार्टर के वो हालात नहीं है, तो ये वो पंगा कर रहे हैं, लेकिन इनको नुकसान होगा। चाइना से भी जूते खाएंगे और पाकिस्तान भी, आई कैन अश्योर यू कि जिस वक्त इन्होंने किसी जगह भी प्रोवोक करने की कोशिश की, पूरी फोर्स के साथ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और पूरी कौम आगे आएगी और इनको सबक सिखा के रख देगी इंशाल्लाह। ठीक है एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है जो चाइना के साथ इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, तो आपको क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है ये खित्ते क्याम के लिए? क्योंकि इंडिया तो बाज नहीं आ रहा है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देता है। देखिए, मॉरल ग्राउंड पे देखा जाए मारिया, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक मुद्दत से जिस तरह पाकिस्तान बिहेव कर रहा है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे, और हमने देखा कि हर हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर और हिंदुस्तान के हवाले से जो बात कर रहे हैं, सारी दुनिया उसको देख रही है। अब मसला क्या है कि जब से चाइना ने $3 ट्रिलियन का ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट लेके आए, और फिर हमारे लिए सेपेक जो ये $60 बिलियन का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है और किसी हद तक अमेरिका को भी बड़ी तकलीफ है। और कहा जाता है कि ये सारा कुछ अमेरिका के कहने पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी लोग ये बातें कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये आप क्यों नहीं चाइना के साथ मिलके इसका फ़ायदा उठा सकते, बजाय इसके कि आप चीज़ों को खामखा आए दिन इस अंदाज से पेश करें कि जैसे आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है। तो देखें, ये दो फ्रंट पे वो लड़ने से एक तो यह है कि उनको बड़ा नुकसान हुआ, फिर यह कि चाइना ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मारिया उनको दे दिया कि नथिंग डूइंग, सीपेक के खिलाफ हम कुछ करने नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने जिस तरह बड़े भरपूर तरीके से हर जगह उनका मुकाबला किया है, और आप देखने अब तक 8 के करीब उनके ड्रोन जो है ना मार गिराए हमने, और वो जो साजिश करने की कोशिश करते हैं उस पर भी उन्होंने मार खाई है। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। अभी हिंदुस्तान ने आप देखने एक नई मूव की हुई है, वो 2 साल के लिए रोटेट होती है, नॉन परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के 5 हैं उसके लिए वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को मुखालफत करनी चाहिए, पाकिस्तान तो करेगा ही, लेकिन ये देखना चाहिए कि नॉन परमानेंट मेंबर पाकिस्तान भी 8 दफा रह चुका है 2 साल के लिए, हिंदुस्तान भी रह चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये आपने देखा आज से 8-10 साल पहले बड़ी जबरदस्त मूव चली थी, और आज भी किसी हद तक बैठी, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील के 5 के अलावा इन तीनों को भी शामिल किया जाए। तो हम तो उस कॉन्टैक्ट ग्रुप में शामिल हैं जिसमें इटली और बाकी ममालिक हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। हम यही कह रहे हैं कि भी यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म किया जाए, चार्टर को बेहतर किया जाए, और ताकि ये जो लगता है कि जी वन साइडेड फैसले होते हैं या एक सुपर पावर इसको ऑर्गेनाइज करती है, सारी चीज़ों को ख़त्म हो। तो हिंदुस्तान को तो हम देख लें इंटरनेशनल फ्रंट पे भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जिस तरह अपना बर्दाश्त करना पड़ रही है, फ्रस्ट्रेशन, और जिसको कहना चाहिए हजीमत उठानी पड़ रही है। और कश्मीर के हवाले से तो आप देख लें, अल्लाह का शुक्र है देर से आया मामला, लेकिन इंटरनेशनल ज़मीर झंझोड़ा गया है। आज देख लें जिस तरीके से आपने बाहर के अखबार देख लें, खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, और इसी तरह से आप देख लें उनके टेलीविजन जिस तरह बात कर रहे हैं, तो वो एहतशाम साहब अब तो हम ये देख रहे हैं कि वो दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने पर भी घेराव कर रहे हैं, वहां पर हमला करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े दिनों से चल रहा है, ये तकरीबन 6-8 महीने से चल रहा है। बिल्कुल, वैसे तो हमेशा चलता रहा है, लेकिन ये इंतशार अपने ही मुल्क में फैलाया जा रहा है। वो पाकिस्तान को देखे ना, अब शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप खत्म करने के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब हमसे ज्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान
किसी सूरत में दबाव में नहीं आएगा। गॉन ऑफ द डेज, वो बांग्लादेश 1000 मील दूर था, ठीक उसमें है। अमेरिका का भी हिस्सा था। और आज मैं आपको बताऊं, 30 साल के बाद जो डिक्लासिफाई होते हैं सीआईए के पेपर, उन्होंने भी कहा था कि जनाब ठीक है, हमें भी ये हमारे उसमें भी इसमें था कि ये बांग्लादेश अलहदा हो जाए, हमारे मफाद में भी था। अब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो बात नहीं है और हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह पता है कि बड़ा भरपूर इसका जवाब आएगा। ठीक है। जी जनरल अच्छा, साहब। मैं जी देखें, एक जी मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, एहतियाम ने बड़े आम पॉइंट्स एक दो उठाए हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अगर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, वो बने या ना बन सके, हमें ज़रूर उसकी मुखालफत करनी चाहिए और उसको बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर ये कहना चाहिए कि एक जो इन्होंने लॉकडाउन किए हुए कश्मीरियों का जो जुल्म हो रहा है और कंट्री के अंदर मुसलमानों पे जो ज्यादती है, वो चीज़ें दिखा के तो उसकी मुखालफत करके और उनको ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ना, उन्होंने सी पैक का जिक्र किया। देखिए, सी पैक के भी पीछे अमेरिका की मुखालफत इसलिए है कि फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ल्ड का वेस्ट से ईस्ट को आ रहा है। और आज से तकरीबन 100 साल भी पहले जॉन मैकेंदर एक ब्रिटिश जियोग्राफर था, जिसने ये कहा था कि जो भी यूरेशियन हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था अमेरिकन, उसने कहा था कि नहीं, हार्टलैंड के अलावा जो रिमलैंड को भी कंट्रोल करेगा वो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा और वो पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। अभी ये जो सी पैक है, इसकी डायमेंशंस है, इसकी मैरीटाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, इसकी जो नॉर्मल भी सिल्क रूट है, मैरीटाइम सिल्क भी रूट है, एयर सिल्क रूट भी है, उसको अमेरिका भी नहीं बर्दाश्त कर रहा और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, हम ये चले जाएंगे। कयूम साहब, शॉर्टली मुझे जवाब दे दीजिएगा क्योंकि मैंने ब्रेक पर भी जाना है। आपको क्या लगता है कौन इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इंडिया को? देखिए, इंडिया को एक तो आपको पता है कि देखिए, एक तो अलाइनमेंट है बैनुल अक़वामी, जिसके अंदर अमेरिका, इंडिया और इजराइल की एक शैतानी तिकोन जिसको हम कहते हैं, ये है। अगर उनको ये ना हो तो वो इस तरह के द मोमेंट इसको इनको आंखें दिखाई जाए, देखिए ना, ये ईस्ट तैमूर का मसला हल हो गया, साउथ सूडान का मसला हल हो गया, जहां ये चाहते हैं अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी, यूएनओ से चिट ली, इराक पे चढ़ाई कर दी, तो क्या ये कश्मीरियों को हकूक नहीं दिला सकते थे? तो वो चूंकि यानी इनको ये मॉरल सपोर्ट पहले सोवियत यूनियन की तरफ से रही और अभी इन्होंने चेंज करके इधर पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी कर ली इनसे, ये इजराइल और ये, अगर इनको ये ना हो तो इसको पता है मोदी को सबक, मतलब नाकों चने चबाए जा सकते हैं, इवन पाकिस्तान जैसा मुल्क भी इनके लिए काफी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के जो केसेस 1.5 लाख से तजावुज कर चुके हैं, उनको किस तरह से रोकना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तो कोरोना के केसेस मजीद दिन ब दिन इजाफा हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे वक्त में जब केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमने देखा कि हुकूमत की पॉलिसी बहुत ज़्यादा डाउन भी गई, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन का मयार उस तरह नहीं था जैसे एक कोरोना के पेशेंट को चाहिए होता है। उसके बाद इस तरह के हालात में डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक बयान सामने आया, वो मैं पहले आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं एहतशाम साहब आपसे भी कमेंट लूंगी कि कितना ये जो उनका बयान था कितना वैलिड था इस मौके पर, खासकर मौके की नौयत क्या थी, क्या इस तरह का बयान देना बनता था या नहीं। कयूम साहब आपसे भी इस पर कमेंट लूंगी, ये जरा शॉर्ट प्ले कीजिएगा। एहतशाम साहब, क्या हम वाकई में बहुत जाहिल हैं? देखिए, माजरत के साथ ये फ्रस्ट्रेशन की उनकी इंतहा है और बड़ी हद तक मेरा ख्याल है यास्मीन राशिद साहबा जो है ना, वो तना की जो बात कर रही हैं, इन प्रिंसिपल मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन लफ्ज़ ज़रा सख्त इस्तेमाल हुआ है। देखिए, अब हो क्या रहा है, सूरत हाल कितनी ख़राब हो गया है। 1,45,000 के करीब हमारे मरीज हो चुके हैं, 54,000 जो है ना वो सिर्फ पंजाब में है और आधे से ज़्यादा 54,000 से ज़्यादा वो सिर्फ आपके लाहौर में है। अब आज जिस तरीके से लॉकडाउन का करने का फैसला किया गया 61 जगह
वहाँ पे सील कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं लाहौर में, और तकरीबन 75 जगह कर रहे हैं, फैसलाबाद में और कराची में भी हो रहा है। ये बहुत देर के बाद एक फैसला हुआ है। मैं आज भी जाती तौर पे मेंटेन करता हूं कि बिल्कुल यकतरफा लॉकडाउन करना बड़ा मुश्किल काम है हमारे जैसे मुल्कों में, लेकिन एक बात जो जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी नरमी दिखाई गई, वो इन्फोर्समेंट नहीं हुआ, SOPs पे अमल नहीं हुआ। आज भी हमारी बड़ी तादाद मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कल मैंने देखा अतौर रहमान साहब, प्रोफेसर अतौर रहमान तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको मैंने ऑलमोस्ट रोते हुए देखा कि मैं हमेशा कहता था कि खुदा का वास्ता है 2.5-3% तो आप अपनी तालीम पे खर्च करें। अगर खर्च किया होता तो आज कम से कम लोग ये ना कहते कि जी बताएं कोरोना कहाँ है। तो मेरा ख्याल है एक तो सख्ती की जरूरत है, 144 को इन्फोर्स करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म लाना पड़ेगा इसके लिए। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल है ये जो अब करने जा रहे हैं, दूसरी जगहों को सील करने जा रहे हैं, ये वाहिद हल यही है। इसके बाद फिर अब देखना हुकूमत को है कि जो लोग वहाँ पे बाहर निकलेंगे, किसी ने ग्रोसरी के लिए जाना है, दवाई के लिए जाना है, अपने जॉब के लिए जाना है, उसकी SOPs क्या होंगी। लेकिन एक बात मारिया तय है कि इस वक्त शदीद सख्ती करने का वक्त आ गया। अदरवाइज पीरियड कॉलेज ऑफ लंदन का ये कहना कि 10 अगस्त तक जो है ना वो पाकिस्तान में 80 लाख लोग खुदा ना खास्ता दुनिया से जा चुके होंगे, 78,000 आदमी रोजाना मर रहा होगा। देखें जो सूरत हाल है, आज भी मैं बाहर खड़ा होकर मैं देख रहा था अपने सड़क पे खड़ा होकर घर के बाहर से, दुनिया जा रही है आ रही है, मास्क पहनना शुरू किया हुआ लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते। तो इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट एनफोर्समेंट पॉलिसी को लेके आए। अदरवाइज मेरा ख्याल है ये मामला अगर हाथ से निकल गया तो शायद बड़ा मुश्किल होगा काबू करना है। जी मारिया। ठीक है। क़य्यूम साहब, आप यास्मीन राशिद के इस बयान को किस तरह से ले रहे हैं? क्या ऐसा बयान इस वक्त देना दुरुस्त है? देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन ये जो कुछ उन्होंने कहा ना, ये एक इकरार शिकस्त है। देखें, लीडरशिप के लिए चैलेंज ही ये है कि मुश्किल तरीन हालात में आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करके कंट्रोल करते हैं। आप देखें कि क्या लाहौर की भी एक आबादी है, वुहान शहर भी कोई छोटा शहर नहीं था जो चाइना का था, और उन्होंने उसको लॉकडाउन करके उन्होंने उसको अपने तौर के ऊपर टोटली क्लियर किया। ये इश्यूज जो हैं ये पुअर गवर्नेंस के हैं। देखिए, पब्लिक जो है ना, उनको आपको राय रास्त पे लाने के लिए आपके पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं। आपके पास सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो किस कैटेगरी का आपने लगाया हुआ है पंजाब के अंदर, उसका कितना पोटेंशियल है, कितनी उसके अंदर वो गो गेटर है या डायनामिज्म है, या वो बहुत बड़ा एक वो लीडर है। इसके अलावा नीचे का कमिश्नर हैं, सेक्रेटरीज हैं, नीचे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, फिर तहसील की सतह पे आपके पास लोग हैं, फिर आपकी नीचे यूनियन काउंसिल्स को, मैंने इनको कहा था बल्दियात को आप एक्टिवेट करके उनको लगाएं। तो देखें लोगों को, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी अपोनेंट है उनकी मदद लें। ये तो सब कुछ आपने करना है। और मुश्किल दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए पूरा पाकिस्तान 60% देहात है, देहातों में बहुत बड़ा इशू अभी तक नहीं था। जी जनरल साहब, एक ये बताएं कि चाइना का मॉडल या न्यूजीलैंड का मॉडल, लोग कह रहे हैं दो ही मॉडल हैं कि जिस पे अमल किया जाए, आपके ख्याल में कौन सा मॉडल बेहतर है? चाइना के मामले लोग कहते हैं पुलिस स्टेट है, वो तो सख्ती कर सकते हैं, बाकी नहीं लोग कर सकते, तो न्यूजीलैंड वाले मॉडल को हम आपके ख्याल में लागू कर सकते हैं? सर, न्यूजीलैंड में भी केसेस आ चुके हैं दोबारा। न्यूजीलैंड का मॉडल भी जहां भी आप सीख सकते हैं, सीखना जरूर चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड की सिचुएशन को आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से मुकाबला तालीम के लिहाज से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चाइना का है ना मसला, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी हमारे लोग, आप अगर इनको गाइड करें और इनके ऊपर आप अपना रखें, आफ्टर लॉकडाउन कुछ ना कुछ तो होता रहा। और आज आके देखिए देहातों को आप निकाल दें, आपका तो बड़ा मसला ही लाहौर का है या ये पिंडी इस्लामाबाद का है या कराची का है, बड़े शहरों का है। उनकी एक पॉलिसी हो, वार्डों में तकसीम करें, लोगों की जिम्मेदारियां लगाएं, अपोजिशन के लोगों को भी साथ मिलाएं, अपने MNAs MPs को इन्वॉल्व करें। आपके जो ये कमिश्नर